नमस्कार, मैं विजय मंत्री और आज इस वीडियो के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का बहुत अच्छा कर रहा है और उस सेक्टर से आप क्या-क्या फायदे उठा सकते हैं। जैसे कि हमने पहले वीडियो में कहा है कि इंडियन आईटी सेक्टर के अंदर जबरदस्त बूम है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। कोविड की वजह से अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गया है और ये ट्रेंड आने वाले 1, 2, 3, 5, 10 सालों में अच्छा चलता रहेगा। तो आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आईटी इंडस्ट्री में पैसा डालें या आईटी सेक्टरल फंड में पैसा डालें या ऐसी कंपनीज या फंड्स आइडेंटिफाई करें जो इसमें पैसा डाल सकते हैं। लेकिन हमने कई बार देखा है कि कोई सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी या बहुत अच्छा चलता है, उनका अर्निंग ग्रोथ बहुत अच्छा आता है, लेकिन स्टॉक प्राइस के अंदर वो इतना अप्रिसिएशन नहीं दे पाता है। हमने ये 2000 के अंदर आईटी इंडस्ट्री में देखा, 2008 के अंदर हमने इंफ्रा पावर से वैसे सेक्टर्स में देखा। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आईटी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, आईटी इंडस्ट्री का स्टेटस क्या है। आईटी इंडस्ट्री ईयर 2000 के अंदर करीब इंडिया की जीडीपी का 2% था, अभी बढ़ के वो 8% हो गया और आने वाले पीरियड के अंदर 10% के आसपास हो जाएगा। डेटा नंबर 1। डेटा नंबर 2 क्या है कि आईटी इंडस्ट्री 45 लाख लोगों को एम्प्लॉय करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के बराबर है। टोटल आईटी बिल 5 लाख करोड़ रुपया, मतलब आईटी की सैलरी 5 लाख करोड़ रुपया है और उसके ऊपर इस साल 15 से 20% सैलरी हाइक्स है, तो 75,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ का नया पैसा आईटी एम्प्लॉयज के पास आएगा। ऑफशोर आईटी एम्प्लॉयज है, वो अगले 2 सालों में इतना पर्सनल टैक्स देने वाले हैं कि इंडिया का फिस्कल डिफिसिट आधा % कम हो सकता है। यह है आईटी का पावर। आईटी अगले 2 सालों में जो फ्रेश ग्रेजुएट होने वाले हैं, उनके 1/3 लोगों को हायर करने वाली है, जो पिछले के 5 से 7 सालों की हायरिंग से भी ज्यादा है। और जब भी आईटी में एक एम्प्लॉय को जॉब दिया जाता है, इकोनॉमी के अंदर 2 और लोगों को जॉब मिलता है। तो अगर आईटी आने वाले 2-3 सालों में 1/3 ग्रेजुएट्स को हायर करने वाली है, तो इसका मतलब है कि बाकी 2/3 ग्रेजुएट को अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के अंदर जॉब्स मिलने वाले हैं। तो एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा चैलेंज आईटी बूम की वजह से काफी हद तक कम हो सकता है। ये तो हम खाली पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोगों की बात करते हैं, लेकिन आईटी का इंपैक्ट दूसरे इकोनॉमिक सेक्टर के ऊपर भी रहता है, जिसमें सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग भी हम हायर कर सकते हैं। अब देखिए कि आईटी के अंदर बिहेवियरल पैटर्न चेंज हो रहा है। जो आईटी के एम्प्लॉयज हैं, उनका एवरी रुपी स्पेंड इन आईटी इकोनॉमी के अंदर 4 रुपए का आउटपुट क्रिएट करता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आईटी का एक कैस्केडिंग इफेक्ट दूसरे सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के ऊपर चला जाएगा। अभी देखिए क्या सिचुएशन है। अगर हम 2013 का डेटा देखते हैं, तो टोटल ऑयल इंपोर्ट बिल $164 बिलियन था। $164 बिलियन was total oil import bill and IT export was $76 बिलियन। मतलब अगर खाली हम IT एक्सपोर्ट और ऑयल इंपोर्ट का कंपैरिजन करें, तो इंडिया को करीब $88 बिलियन का डिफिसिट था। लेकिन आज की तारीख में क्या हो गया है, ऑयल इंपोर्ट वही 178 बिलियन डॉलर के आसपास है, लेकिन आईटी एक्सपोर्ट एक्चुअली बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑयल की वजह से हिंदुस्तान के अंदर करेंसी डेप्रिशिएट होती थी, महंगाई बढ़ती थी, उसको आईटी ने कॉम्पेंसेट कर दिया है। तो आईटी की वजह से जो अपने को ऑयल इंपोर्ट की महंगाई का खामियाजा भुगतना पड़ता था, वो नहीं भुगतना पड़ेगा। क्या इंपैक्ट है सेक्टर ऑफ वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अगर हम ईएमआई, जो हम हाउसिंग लोन लेते हैं, उसके ईएमआई का कंपैरिजन करें, जो आईटी एम्प्लॉय की सैलरी का क्या परसेंटेज है, तो 2003 में वो सैलरी का 40% होता था, 2012 में वो सैलरी का 52% हो गया और 2022 में 21-22 में वो सैलरी का खाली 26% रहा है। तो अफोर्डेबिलिटी ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी
फॉर आईटी पीपल हैज गॉन अप क्वाइट सब्सटेंशियली। दूसरा मैट्रिक्स देखेंगे कि परचेजिंग पावर, प्रॉपर्टी खरीदने का कंपेयर टू इनकम लेवल, जो 5.8 के पास था 2003 में और 6 हो गया 2012 में। मतलब जितना हायर नंबर है उसका मतलब प्रॉपर्टी का प्राइस ज़्यादा और सैलरी लेवल कम है, वो भी 4 के आसपास हो गया। तो अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाउसेस फॉर आईटी इंजीनियर हैज गॉन अप क्वाइट सब्सटेंशियली। तो हमको लगता है कि नया घर, बड़े ऑफिसेज, बड़े घर लेने का एक बहुत बड़ा दौर चलने वाला है, क्योंकि 2004 से 2007 का जो रियल एस्टेट बूम इंडिया के अंदर आया उसमें 40% रियल एस्टेट का कंजम्पशन एनआरआई और आईटी के लोगों ने लिया था। दूसरा इंपैक्ट देखिए कॉमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर। कॉमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर ऑक्यूपेंसी 2010 के अंदर 28% थी, वो गिर के 16% हो गई है। और जो जो आईटी के अंदर और लोग हायर किए जाएंगे उस तरफ से कॉमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर वैकेंसी कम होती जाएगी। उसके अलावा स्टार्टअप कैपिटल इंडिया के अंदर बहुत बड़ी लेवल पे आई है 2021 में और आने वाले पीरियड में भी आती रहेगी। वो इंडिया की जीडीपी का 2 से 3% होएगा। 3.5 लाख करोड़ से 5 लाख 6 लाख करोड़ के आसपास पैसा हर साल आ रहा है और वो पैसा इंडिया और इंडियंस पे खर्च होएगा। तो ये लोग पैसा जो आईटी के 45 लाख 50 लाख 60 लाख लोग अगले 2-3 साल में आने वाले हैं, वो पैसा कहाँ खर्च करेंगे। तो एक सर्वे किया गया तो मालूम पड़ा है उनका पहला नीड है हायरिंग और टेकिंग व्हीकल। तो आप देखेंगे ऑटो इंडस्ट्री के अंदर हमको अच्छा डिमांड दिखता है। मारुति हो गया, बजाज हो गया, टीवीएस, हीरो मोटर्स, आइशर और मिंडा इंडस्ट्री जैसी कंपनी हो गया। दूसरा इनकी इच्छा है कि ट्रैवल पे, लेजर पे खर्च करना है, तो वीआईपी इंडस्ट्री, इंडिगो जैसी कंपनियों को फायदा मिल सकता है। रियल एस्टेट के अंदर जो कंपनीज पार्टिसिपेट करती है जैसे एचडीएफसी हाउसिंग लोन की वजह से, या डीएलएफ, या हो गया ब्रिगेड हो गया, ओबराय हो गया, गोदरेज हो गया, सोबा डेवलपर्स हो गया, ऐसी कंपनियों के प्रोडक्ट का डिमांड बहुत बढ़ने वाला है। मूवीज, मॉल्स, इनका एक्सपीरियंस भी लोगों को होएगा। सो पीवीआर, फिनिक्स, आयोनॉक्स जैसी कंपनीज के अंदर डिमांड बढ़ने वाली है। आफ्टर लॉकडाउन ये जो भी धीरे धीरे रिलैक्सेशन होता रहेगा, पीपल विल गो आउट बिकॉज सब घर में रह रह के थक चुके हैं। रिवेंज ट्रेवल होगा, रिवेंज ईटिंग आउट होगा, रिवेंज गोइंग आउट मूवी होगा, ये सब हमको देखने का मिलेगा। कॉमर्शियल रियल एस्टेट का डिमांड बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, तो प्रेस्टीज एंड डीएलएफ जैसी कंपनियों को बहुत फ़ायदा होगा। जब इन लोगों से पूछा गया कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे, इंटरेस्टिंगली नंबर 1 प्रोडक्ट उन्होंने चूज़ किया वो था बैंक एफडी, और नंबर 2 प्रोडक्ट उन्होंने चूज़ किया वो था गोल्ड। तो गोल्ड के अंदर टाइटन है। उसके अलावा कंजम्पशन पैटर्न उनका चेंज हो रहा है। दे मोर सैलरी, दे वांट टू हैव बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, दे वांट टू एंजॉय देयर लाइफ। सो यूनाइटेड ब्रीवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट जैसी कंपनियों के प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा। लार्ज अप्लायंसेस का डिमांड रहेगा बिकॉज यू आर लुकिंग एट बेटर क्वालिटी ऑफ हाउसेस, सो यू विल बाय बिगर टीवी, एयर कंडीशन, सो ब्लू स्टार, वोल्टाज, वर्लपूल, डिक्सन टेक्नोलॉजी, एम्बर जैसी कंपनियों का फायदा मिलेगा। जनरल इंश्योरेंस लोग लेना पसंद करेंगे क्योंकि इस कोविड पीरियड में हमने देखा कि काफ़ी लोगों को प्रॉपर इंश्योरेंस कवरेज नहीं था। व्हेन मोर व्हीकल्स आर बॉट बाय पीपल तो ज़्यादा उसका भी इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेगा। हेल्थ कवर लोग लेना पसंद करेंगे कि कोविड पीरियड में काफ़ी लोगों ने देखा कि उनका हेल्थ कवर बराबर नहीं है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता जाएगा और बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंजम्पशन है। ऐसा नहीं खाली ऑनलाइन कंजम्पशन ही है, ऑफलाइन कंजम्पशन का डिमांड भी बढ़ेगा। तो आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो बूम है ये इन सेक्टर्स को काफ़ी तवज्जो देगा। जैसे ऑटो हो गया, ट्रेवल एंड टूरिज्म हो गया, रियल एस्टेट हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, कॉमर्शियल व्हीकल हो गया, कंजम्पशन हो गया, लार्ज अप्लायंसेस हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो गया। तो ये सारे के सारी चीज़ें आपको एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर मिल सकती है। तो अगर आपको आईटी इंडस्ट्री बूम को प्ले करना है और सेफ तरीके से प्ले करना है तो एक म्यूचुअल फंड का फ्लेक्सी कैप प्रोडक्ट एक बहुत अच्छा चॉइस हो सकता है। तो आज हमने जाना कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर किस तरह का बूम आ रहा है और उसके वजह से कौन कौन से सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के अंदर तेजी आने वाली है और उसको आप एक ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके से कैसे इसका यूज करें। क्योंकि हमने कई बार देखा कि लोग डायरेक्ट सेक्टर या स्टॉक्स में चले जाते हैं,
कभी कभी स्टॉक्स का प्राइस 80%, 90%, 95% तक टूट जाता है और कभी कभी वो अनलिस्टेड हो जाता है, आपका वैल्यू जीरो हो जाता है। म्यूचुअल फंड के अंदर एनएवी नीचे जाती है लेकिन एनएवी खत्म नहीं होती है, एनएवी वापस ऊपर आती है और आपकी परचेज प्राइस से इनवेरिएबली हायर एंड हायर लेवल के ऊपर जाती है। तो कोई भी सेक्टर में पार्टिसिपेट करना है, कोई भी बूम में पार्टिसिपेट करना है, म्यूचुअल फंड इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड, एंड इन दिस मार्केट इन माय ओपिनियन फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप आर अ ग्रेट ऑप्शन। फाइनली ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.